हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट है हमारा बायो स्टैटिस्टिक्स बीपी 8010। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे तो मैंने सबको जो है छान मारा है। और उसमें से जो हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और इस बार उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछते रहते हैं मुझसे टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आपके कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका जवाब दे देता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये सिलेबस कब तक ख़त्म होगा। तो सिलेबस हमारा चल रहा है अभी धीरे धीरे, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में क्या मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी डाउन चल रही है, तो इस वजह से सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो इसको मैं धीरे धीरे कंटिन्यू करूंगा और चीज़ें जो है कवर करता जाऊंगा मैं। लेकिन अभी क्या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम आने वाले हैं, जैसे अभी उनके एग्जाम्स में अभी लगभग 1 महीना बचा हुआ है, यानी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। उनका टाइम टेबल भी मैंने देखा था। और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनमें अभी थोड़ा सा टाइम है, उनके मई में लगभग स्टार्ट होते हैं, तो उसमें अभी लगभग 1, 1.5 या 2 महीने हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जिनके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं तो उनकी वजह से मैं क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी से तैयार कर लिए हैं। तो जिनके स्टार्ट होने वाले हैं अभी 1 महीने के अंदर, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। साथ में क्या है जिनके मई में या जून में जब भी उनके स्टार्ट होंगे एग्जाम, तो उनके लिए भी यही क्वेश्चन है सेम। तो तैयार आपको सबको करने हैं और सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आपको दे रहा हूँ। तो सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं तो सबको इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। रही बात सिलेबस की, तो जो दो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो सभी के लिए कॉमन है, तो उनका जो सिलेबस है वो मैं पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। जो बायो स्टैटिस्टिक्स है तो उसमें हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, बस उसमें 1-2 टॉपिक और बचे हैं, तो उन्हें भी मैं जल्दी कंप्लीट करके आपको यूनिट 3 के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बायो स्टैटिस्टिक्स है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस का जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है तो वो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट से रहता है। जो चौथी और जो 5वीं यूनिट है उसमें से लगभग 1-1 या मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने जो मेजर हमारी जो यूनिट्स हैं तो वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बायो स्टैटिस्टिक्स के अलावा हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं तो सारे थियोरटिकल हैं, तो उनका ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो सिलेबस पे आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं सिलेबस जो है धीरे धीरे आराम से कंप्लीट कराऊंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप क्या करना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना, इनकी जो सॉल्यूशन है तो जितना मैंने करा दिया उसमें से सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करना। अगर बन जाए तो ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप जो इनका सॉल्यूशन लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप किसी भी बुक से देख के लिख सकते हो या कहीं से भी आपको जो नोट्स मिल जाए, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आपके में नोट्स प्रोवाइड कराए गए हो तो आप क्या क्वेश्चंस के जो आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि टाइम थोड़ा सा कम है तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। जब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं जब जो मैं आपको दे रहा हूं तो इन्हें आप खुद से अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर आपके बन जाते हैं तो आप जो शेयर भी कर सकते हो, जिससे क्या दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो या तो आप सॉल्यूशन खुद बना लेना, लेकिन मैं तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और जैसे मेरे सॉल्यूशन बन जाते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी जिनके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, जिनके पास समय थोड़ा सा कम है, तो वो लोग सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पेपर ये पकड़ा देता हूँ तो आप जो सॉल्यूशन खुद से बना लें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कोई चीज़ नहीं भी आती है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हमारी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। अब सिलेबस वगैरह धीरे धीरे चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट जो हमारी हैं जिनका मैं सिलेबस कवर नहीं कर रहा हूँ उनके भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी। चलिए, तो ये तो कुछ हमारी कॉमन सी बातें होगी। अब इन्हें छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट भी है, सही बताऊं तो मैं, क्योंकि इसमें हमारे कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो कि आसान भी रहती हैं काफ़ी लोगों के लिए, और काफ़ी लोगों के लिए टफ भी रहती हैं। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको जो टफ लगता है ये सब्जेक्ट या फिर आसान लगता है, क्योंकि सबका अपना अपना सिस्टम है। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है इसे मैंने खुद ही जो बनाया है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स थे तो मैंने सबको देखा, और देखा मैंने कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो है सेम क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और हर साल जो है सेम रिपीट हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने रखा है, और बाकी कुछ अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनको मैंने जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हमारा सेक्शन ए है जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स लिए हैं, और बाकी सेक्शन बी में हमने जो थियोरटिकल जो पोर्शन है हमारा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो हमने लिए हैं।
अब यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन काफ़ी कम पूछा जाता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं न्यूमेरिकल वाले। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या है न्यूमेरिकल का ज़्यादा वेटेज रहता है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं। तो दोनों के लिए मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं। तो अगर आपके में जो कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तब भी आप जो इनको तैयार कर लेना, ज़्यादा पूछे जाते हैं तब भी तैयार कर लेना। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्या है न्यूमेरिकल्स दिए हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है तो न्यूमेरिकल में क्या है, मीन मोड मीडियन से तो क्वेश्चन आता ही है, एक एक आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहली यूनिट से हमारे आते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन तो रीड करके नहीं बताऊंगा, आपको क्या है इन क्वेश्चंस को देखना है। इनके फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, और बाकी मैं आपको प्रैक्टिस अभी करा दूंगा, अभी समय मुझे भी नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हैं मीन मोड मीडियन वाले, जो बिल्कुल आसान रहते हैं, तो इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे सेक्शन ए में लगभग मैंने 20-25 क्वेश्चंस दिए हैं आपको अलग अलग तरह के। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मीन इसमें निकालना है, अरिथमेटिक मीन भी हमारा सेम होता है, तो सेम फार्मूला रहेगा। बाकी इसमें भी एवरेज मार्क्स आपको निकालने हैं, तो इसमें भी आपको मीन ही निकालना है। इसमें मीन मोड मीडियन तीनों निकालने हैं, जो कि बहुत आसान है। और ऐसे हमारी ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसमें भी आपको मीन मोड मीडियन निकालना है। इसमें आपको मोड निकालना है एफ वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको मीडियन निकालना है जी वाले क्वेश्चन में, है ना। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है जो मैंने आपको दे दिए, और ये हर साल जो रिपीट होते हैं। इनमें से क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला इतना टफ नहीं रहता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हो तो एक बड़ा पोर्शन जो है क्वेश्चन का खत्म हो जाएगा आपका, और ज़्यादा आपको थ्योरी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से क्या है, मीन मोड मीडियन से तो आते ही है क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। इसलिए क्या है, आपको इस तरह के जो स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन है ये आपको देखने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी, जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया था आपको पहली यूनिट का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो वो वाला जो फॉर्मूला है वो आप यूज करके देखना। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आप जो देख सकते हो। लेकिन आप खुद से भी करने की कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो। ऐसे ही इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का किस तरीके से पूछा जाता है। एक तो टेबल फॉर्म में पूछा जाता है, और एक क्या है, ये बिना टेबल वाला पूछा जाता है। और इसी तरह से क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। साथ में क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए क्या है आप इन्हें भी जो है कर लेना। और आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में टेबल वाले भी पूछे जाते हैं, और सिंपल जो है नॉर्मल जो इंडिविजुअल सीरीज रहती है उससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक तो आप मीन मोड मीडियन इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको करके आना है। और अगर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तब भी आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता है उसका सॉल्यूशन, तो उसे भी आपको तैयार करके जाना है। और एक क्वेश्चन आता है तो आपको जरूर कर देना है। और ऐसे ही आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी तरह का, तो आपको जो उसको भी तैयार करना है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जो लीस्ट स्क्वायर मेथड वगैरह पूछ लिया जाता है, कोई न्यूमेरिकल उस पर दे देता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको छोड़ने में भलाई रहती है, क्योंकि आप जो है सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है और आंसर भी हमारा गलत आता है। इसलिए अगर मीन मोड मीडियन से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तब तो आप कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता है और फॉर्मूले भी सिंपल रहते हैं। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आप उसे छोड़ देना, उसकी जगह आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। गलत करने से बढ़िया है कि आप थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन ले लो, उसमें थोड़ा बहुत भी आप लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको इस तरह का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला है, ठीक है, जैसे एक टेबल दिए, ये डेटा दिया है, इससे आपको जो एक हिस्टोग्राम फॉर्म करना है। अब बिल्कुल सिंपल है, आपको जो सिंपल एक XY लेना है इस तरीके से, और बाकी जो भी डेटा दिया है इस तरीके से आपको एक हिस्टोग्राम बना देना है, ठीक है। इसकी यहाँ पे रीडिंग आपको नोट करनी है X और Y पे, और इस तरीके से हिस्टोग्राम आपको बना देना है जो भी टेबल दी है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको एक ड्रॉ ओगेव कर्व, ठीक है, ओगेव कर्व भी क्या है, हमारा एक ग्राफ का ही एक मेथड सा रहता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या इस तरीके से बस आपको XY बनाना है और बाकी इस डेटा को उसके ऊपर प्रेजेंट करना है, सिंपल है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी क्या है, बड़े आसान क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको डेटा को जो रिप्रेजेंट करना रहता है। ऐसे ही आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो डेटा दिया है, तो इसको आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रिप्रेजेंट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे जो भी इसमें नंबर्स हैं, तो कोई भी जैसे 1 है हमारा, तो 1 इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऐसे 2 हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो बस आपको सिंपल इस तरीके से एक टेबल बनानी है, जिसमें क्या लिखना है, आपको X लिखना है, F लिखना है, ठीक है। X में हमारे जो भी नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे 1 आ गया हमारा। अब 1 इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है
तो 1 हो रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बार रिपीट हुआ है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 6। इसी तरह से इसमें कोई दूसरा नंबर ले लो, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से आप जो सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। इसी तरह से क्या एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनानी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने आपको बोला था कि 2 तरीके से निकालते हैं, एक तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आपको ध्यान है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्रीवियस जो वीडियो है पहली यूनिट के वो आप देख सकते हो, और बाकी मैं आपको आगे जाके प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आप जो है देख लेना कि कैसे जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, जिसमें आपको केवल डेटा को रिप्रेजेंट करना रहता है आसान तरीके से। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है हमारा, जो सभी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पूछा जाता है लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसे भी मैं आपको करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सोल्व करना है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है, तो और सॉल्यूशन इसका ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर आपको जरूर यूज करना है, आपको लेके जाना है, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ले जाना, सिंपल वाला ही लेके जाना है, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेंगे। तो सिंपल कैलकुलेटर लेके जाना, जिससे क्या है कम समय में आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बाकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो आप जो है जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए कैलकुलेटर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब ये सेक्शन ए तो हमारा खत्म हो गया। अब सेक्शन ए में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे प्रैक्टिस के ऊपर है, कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे न्यूमेरिकल्स की, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। लेकिन मीन मोड मीडियन के ये छोटे छोटे फॉर्मूले, इनको आप याद करके जाना, बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जितने भी आएंगे। तो सेक्शन ए में हमने न्यूमेरिकल पार्ट देख लिया। अब आप ये मत बोलना कि न्यूमेरिकल में आपने 20 क्वेश्चन दे दिए, फिर आपने सेक्शन बी में दे दिए 10 क्वेश्चन, ठीक है, तो 30-40 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है बस, जितने कर लोगे अच्छी बात है। उसके अलावा जो हमारा मेन जो पार्ट स्टार्ट होता है वो हमारा सेक्शन बी वाला है, जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थियोरेटिकल में भी क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, जो भी पार्ट में डिवाइड रहते हैं। और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज में थियोरेटिकल ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कुछ ही पूछे जाते हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना है कि आपकी में किस तरीके से वेटेज आ रहा है क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन बी में थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। सिंपल है, ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, मुश्किल से 5 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा बनता है। सेकंड, इसमें स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी आ सकता है, या फिर टी टेस्ट में हमारा सैंपल पेयर्ड और अनपेयर्ड, ठीक है। या तो पूछ सकता है आपसे, या फिर आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है कि टी टेस्ट होता क्या है, तो आपको जो एक्सप्लेन करना है सिंपल। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये भी हमारा। बाकी अनोवा के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे तैयार करके जाना, जैसे हम एनालिसिस ऑफ बैरियर्स बोलते हैं। बाकी इसमें 1 वे अनोवा क्या होता है, 2 वे अनोवा क्या होता है, मैंने आपको 1.5 पेज का लिखाया है, ज़्यादा नहीं लिखाया है, और इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। बाकी इसमें नल हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो ये भी हमारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बाकी सैम्पलिंग क्या होती है और टाइप ऑफ सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है। बाकी या फिर क्या एसेंस ऑफ सैम्पलिंग भी पूछ लेते हैं, यानी इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज सैम्पलिंग एंड व्हाट इज एसेंस ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर टाइप भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी हमारा 5-7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आपको घबराना नहीं है इनको देख के, थोड़ा थोड़ा ही आपको इनके बारे में लिखना है। बाकी इसमें एक क्लिनिकल ट्रायल से आता है, तो और इसमें जितने भी फेजेस रहते हैं क्लिनिकल ट्रायल को डिजाइन करने के, तो ये जो टॉपिक है हमारा यूनिट 3 से भी बचा हुआ है। बस मैं इसी की बात कर रहा था कि ये जो 2 टॉपिक हैं वो हमारे बचे हुए हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल वाला ही हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है यूनिट 3 से, उसे मैं जल्दी आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो क्लिनिकल ट्रायल से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बाकी शॉर्ट नोट वगैरह लिखने को पूछ लेते हैं, जैसे हमारा क्रूसल वालिस टेस्ट हो गया, फ्राइडमैन टेस्ट हो गया, मान वाइटनी यू टेस्ट हो गया। तो ये 3 हमारे जो कॉमन से क्वेश्चन है, इसमें से 2-2 करके पूछ लिया जाता है, या तो ये दोनों पूछ लिए जाएंगे, या फिर क्या ये दोनों पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तीनों को एक साथ तो नहीं पूछते। हो सकता है कि तीनों को भी पूछ लिया जाए, लेकिन ये एक पेज के हैं, एक पेज के भी नहीं है, लगभग हमारे आधे पेज के आंसर्स हैं इनके। तो शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो आप इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये मैंने आपको करवा दिया है। बाकी ये हमारा यूनिट 4 से आता है क्वेश्चन हमारा। यूनिट 4 में हमारे में दिया ही केवल यही है, ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग सिस्टम, और इसमें 2 लेवल फैक्टोरियल वाला पूछा जाता है। तो जब मैं यूनिट 4 कराऊंगा, या फिर इसका सॉल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये वाला टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा, है ना। बाकी इसमें डिफाइन रेग्रेशन मॉडलिंग और बाकी सिंपल और मल्टीपल रेग्रेशन मॉडल्स क्या होते हैं, तो इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है।
तो इसके चांसेस थोड़े थोड़े कम है, या तो पूछा जा सकता है या फिर चांस कम है, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। बाकी लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते हैं हमारे। एक तो कोहॉर्ट स्टडी आता है और ये हमारे एक 5th यूनिट से ही आता है, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग एक्सेल या फिर SPSS, ठीक है। तो इन दोनों से रिलेटेड एक जो है शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन बी से हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें जल्दी याद होती हैं, या फिर आप ज़्यादा आसान आपको क्या लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान लगता है, या फिर थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान लगता है। जो भी आपको बेटर लगे अपने हिसाब से, आप उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन दिए आप इनको तो कर ही लेना। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं सारे नहीं दूंगा आपको। जितने क्वेश्चन से आप पास हो जाओगे आसान तरीके से और अच्छे खासे आपके नंबर आ जाएंगे, मैंने उतने ही क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन और है छोटे छोटे से, जो कि हमारे एक्सप्लेन द फॉलोइंग में ही है। जैसे एक तो हमारा हिस्टोरिकल डिजाइन हो गया और एक हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट 3 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो मेजर हमारा पोर्सन है यूनिट 3 तक। बाकी 4, 5 से क्या 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं हमारे। जैसे एक तो ये वाला हो गया हमारा, है ना, एक हमारा ये वाला हो गया रेग्रेशन मॉडलिंग वाला, और ये हमारा 2 लेवल फैक्टोरियल। तो ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं बस यही हैं हमारे, जो क्या है तो 4th और 5th यूनिट से आते हैं। तो इनको भी मैं जल्दी आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो हमारे कुछ ही चीज़ें बस बची हुई हैं जो 4th और 5th यूनिट से हैं, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इन क्वेश्चंस का, तब आपको मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तब भी आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, और सॉल्यूशन अगर आपके पास समय कम है, आपके एग्जाम आने वाले हैं और मैं जल्दी से प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, तो आप खुद से जो सॉल्यूशन बना लेना और मुझे भी प्रोवाइड करना, जिससे मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊँ। बाकी मैं तो बनाऊंगा ही धीरे धीरे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। बायो स्टैटिस्टिक्स के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर मैंने उठा के देखे और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा बायो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन हो गया। इसी तरह से मैं आपको सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं सबके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आप प्रैक्टिस जरूर करना न्यूमेरिकल्स की। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछना, बाकी मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी बस थोड़ा सा मुझे टाइम और दे दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करवा दूंगा। तो ये तो हमारा आज का वीडियो हो गया। अब ज़्यादा चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।